हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहला देख लिया स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। और आज हम उसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। और थर्ड टाइप होता है हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन और फोर्थ होता है हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है, ये समझना भी ज़रूरी है। और मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो जितने भी सारे रिजोल्यूशन हैं, ये नहीं है कि अगर एक रिजोल्यूशन अच्छा है, मान लीजिए स्पेशल रिजोल्यूशन अच्छा है, तो उसका सेंसर का जो है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन भी फाइन रिजोल्यूशन हो। फाइन का मतलब है कि हमारे पास हाई रिजोल्यूशन रहता है और अच्छा रिजोल्यूशन रहता है। पर ये क्या एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और हम इन तीनों चारों जो रिजोल्यूशन होते हैं, मेनली तीन ही है हमारे पास, इन तीनों में हम बैलेंस बना कर चलते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होता है और दूसरा बढ़ रहा है तो तीसरा कम होता है। तो इस तरीके से क्या ये वेरी करता है, बट हमारे पास जो बैलेंस बना के चलना पड़ता है तीनों रिजोल्यूशन का, जिससे कि हमें एक बेटर आउटपुट मिल सके। तो अभी स्पेशल रिजोल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर वर्ड स्पेक्ट्रल आ जाए वो किससे रिलेटेड होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो जितने भी सेंसर्स होते हैं, मैं आपको बार बार पहले भी बताया हूँ कि जितने भी सेंसर्स होते हैं उनकी एक वेवलेंथ रेंज रहती है और उसमें बैंड्स होते हैं जिन्हें वेवलेंथ बैंड्स कहते हैं। उन बैंड्स में वो हमारे पास सेंसर जो है डिटेक्ट करता है जितनी भी रेडिएशन उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में आती है हमारे पास। तो जो सेंसर हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ बैंड्स रखता है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड कहते हैं, तो वो फाइन मतलब रिजोल्यूशन रहता है उसका, फाइन स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब कि बहुत बढ़िया बेटर हमारे पास रिजोल्यूशन रहता है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो डैट सन इज ए मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारे पास पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है, यूज्ड इन द ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। डिफरेंट मटेरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस एग्जिबिट डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एंड एमिसिविटीज़। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर वो एमिट करते हैं रेडिएशंस को, और जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास सेंसर तक पहुंचती है हमारे पास। द डिफरेंसेस इन रिफ्लेक्टेंस एंड एमिसिविटीज आर यूज टू डिस्टिंग्विश फीचर्स। अब हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट इंटेंसिटी पे और डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट बैक करता है, एमिसिविटी होती है। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास सेंसर हमारे पास डिटेक्ट करता है और उसी बेसिस पे हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट का डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे वाटर होता है, इंफ्रारेड वेवलेंथ में वो सारी की सारी इंफ्रारेड वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ब्लैक कलर का दिखता है हमारे पास। तो उसी बेसिस पे हमारे पास है कि हम अर्थ सरफेस पे जिससे रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। हाउएवर द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर does not give continuous spectral information and rather it gives spectral information at some selected wavelength। अब ये जो स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, जितना भी रेंज ऑफ वेवलेंथ है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा था उस समय नहीं मिलता। आपको एक वर्ड याद होगा, एटमॉस्फेरिक विंडो, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मिलता है उसमें काफ़ी चीज़ें क्या है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स भी होते हैं, तो उसमें हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। तो हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है जिसके बेसिस पे हम बैंड सेलेक्ट करते हैं कि हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए क्रॉप मॉनिटरिंग करनी है हमें, तो उसमें हमारे पास मेनली नियर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रिफ्लेक्टेंस है वो हमें मिल सके। क्योंकि यह चीज़ हमने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जब देखा था उसमें भी देखा था हमने। तो वही चीज़ है कि जितनी भी रेंज होती है वो सारी की सारी यूज़फुल नहीं होती है हमारे पास, जबकि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड बैंड्स पे हमारे पास कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ जो होती हैं उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है हमारे पास। दीज वेवलेंथ रीजन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल बैंड्स, और उन्हीं हम बैंड्स को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल बैंड्स कहते हैं। द स्पेक्ट्रल बैंड्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल वेवलेंथ एंड ए बैंड विड्थ। तो हमारे पास क्या है, जो रेंज लेते हैं, अब रेंज के बेसिस पे तो हम बता नहीं सकते, तो उसकी एक सेंट्रल वेवलेंथ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सेंसर को एक वेवलेंथ बैंड दिया, वो मान लीजिए आपने 0.5 से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर तक दिया, जो ग्रीन बैंड होता है हमारे पास, तो ग्रीन वेवलेंथ रेंज जो होती है हमारे पास,
तो इसका क्या एक सेंट्रल वेवलेंथ निकालेंगे, मीन्स इसकी एवरेज निकालोगे तो सेंट्रल वेवलेंथ कितना आ गया 0.55 माइक्रोमीटर, और जो इसका बैंड हुआ इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 0.1 माइक्रोमीटर की बैंड विड्थ आ गई। तो स्पेक्ट्रल बैंड्स को हम दो चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल वेवलेंथ जो उसका एवरेज वेवलेंथ आता है, और रेंज जो होती है, जो बैंड विड्थ होती है वो उसकी रेंज होती है। माइनस किया इसको 0.6 माइनस 0.5 0.1 माइक्रोमीटर। ये दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं स्पेक्ट्रल बैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास किस स्पेक्ट्रल बैंड का ये मतलब कि किस वेवलेंथ रीजन में ये काम कर रहा है स्पेक्ट्रल बैंड। जैसे ग्रीन होता है तो 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर होता है, तो उसका दो चीज़ें निकालते हैं हम, सेंट्रल वेवलेंथ और बैंड विड्थ निकालते हैं। बिसाइड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल वेवलेंथ एंड बैंड विड्थ, टोटल नंबर ऑफ बैंड्स इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड सिलेक्शन। तो जैसे हमने इसमें ग्रीन बैंड का वेवलेंथ रीजन का हमने एग्जांपल लिया, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे जैसे रेड का होता है, और हमारे पास जैसे रेड का 0.6 से 0.7, ऐसे नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, फार थर्मल इंफ्रारेड, तो ये रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। तो ये क्या हमारे पास इसी बेसिस पे हमारे पास स्पेक्ट्रल बैंड का जो है सिलेक्शन होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है हमारे पास। The number and dimension of specific wavelength intervals in the electromagnetic spectrum to which a remote sensing instrument is sensitive is called spectral resolution। तो जितने भी नंबर हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वेवलेंथ बैंड मान लीजिए हमारे पास, या फिर डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इंटरवल। जैसे हमने मान लिया मैंने आपको पढ़ाया था जब लैंडसेट थीमेटिक मैपर TM पढ़ाया था, तो उसमें बैंड पढ़ाए थे मैंने। तो उसके अंदर हमने क्या 7 बैंड्स पढ़े थे, जिसके अंदर क्या हमारे पास 0.45 माइक्रोमीटर से स्टार्ट हो रहा था, और थर्मल इंफ्रारेड रेंज भी उसके अंदर आ रही थी, और उसका हमने स्पेशल रिजोल्यूशन भी पढ़ा था। जनरली 30 मीटर होता है हर एक स्पेक्ट्रल बैंड के लिए, लेकिन थर्मल इंफ्रारेड बैंड के लिए हमारे पास 120 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन था। तो वो जो 7 बैंड्स में हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ थी हमारे पास, वो 7 बैंड क्या थे, स्पेक्ट्रल बैंड थे हमारे पास। और हमारे पास मतलब कि वो जो बैंड सिलेक्शन है हमारे पास, वो किसके बेसिस पे है कि हमारे पास वो सैटेलाइट किस पर्पज़ के लिए लॉन्च की गई है, तो उसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ बैंड्स को सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास लैंडसेट ETM प्लस देखते हैं, NS थीमेटिक मैपर प्लस देखते हैं, तो उसमें 8 बैंड्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ बैंड्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स होंगे, उतनी ही रेंज ऑफ वेवलेंथ को वो सेंस कर पाएगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं उतने ही हमारे पास अच्छा स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ बैंड्स को आप कहिए, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये डेफिनेशन है हमारे पास कि द नंबर एंड डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इंटरवल्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ए रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो सैटेलाइट या सेंसर होता है, इज सेंसिटिव इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो जितने नंबर ऑफ बैंड्स होंगे उतनी ज़्यादा फाइन स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रहेगा हमारे पास, उतनी अच्छी इमेज हमें या उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये लाइन समझ आनी चाहिए। द यूज ऑफ वेल चूजन एंड सफिशेंटली न्यूमरस स्पेक्ट्रल बैंड्स इज ए नेसेसिटी। और हमें ध्यान देना है कि किस पर्पज़ के लिए हमें यूज़ करनी है सैटेलाइट, उसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमें स्पेक्ट्रल बैंड का चूज़ करना है कि हाँ इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को ये सेंसर डिटेक्ट करेगा। द सिलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड लोकेशन प्राइमली डिपेंड्स ऑन द फीचर कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब सिंपल भाषा में, द फाइनर द स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन narrower the wavelength range for a particular band, and as you know the values of spectral reflectance of objects averaged over different well defined wavelength intervals comprise spectral signature of the object or feature by which they can be distinguished। तो कहने का मतलब है कि जब फाइन स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा हैं। अब रेंज ऑफ वेवलेंथ अगर वही है, नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि उनका जो वेवलेंथ रेंज है वो कम हो गया है, तो नैरोअर हो जाती है। जब फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रहता है तो जो वेवलेंथ रेंज रहती है वो हमारे पास कम हो जाती है, नैरोअर हो जाती है। अब क्या है, जैसे कि नैरोअर रेंज ऑफ वेवलेंथ हो गई, और हम क्या बोल रहे थे कि वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रल बैंड है उसको हम दो टर्म से डिफाइन कर रहे थे, एक तो एवरेज वेवलेंथ और दूसरा हमारे पास उसका बैंड विड्थ से। तो जब नैरोअर वेवलेंथ रेंज रहेगी हमारे पास तो उसका एवरेज भी क्लोजर आता रहेगा। अब जितना ज़्यादा क्लोजर रहेगा, तो मान लीजिए आप रेड पे मिल रहा है, ग्रीन पे मिल रहा है, और हमारे पास ब्लू
नियर इंफ्रारेड, हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास स्पेक्ट्रल बैंड है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी हमें, और स्पेक्ट्रल जो सिग्नेचर कर्व बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बहुत बढ़िया बनेगा। मीन्स हमें हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में, वो जो ज़्यादा क्लोजर है उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमें रिफ्लेक्टेंस या फिर उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डिटेक्शन है वो हमें मिल पा रहा है। उसी बेसिस पे हम क्या उसका स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व बना सकते हैं और उतना ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलता है हमारे पास। तो जितना फाइनर रिजोल्यूशन उतना नैरोअर वेवलेंथ रेंज, और हमारे पास उतना ही बेटर जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व रहता है उतना ही अच्छा मिलता है हमारे पास। उसी बेसिस पे हम क्या ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई या फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे पास। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस सिग्नेचर और डिफरेंट टारगेट्स इंक्लूडिंग, जैसे क्लाउड का किया हमारे पास, स्नो का है, क्लाउड का है, क्लाउड का रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है तभी वाइट कलर का दिखता है, और हमारे पास जो कम रिफ्लेक्टेंस दिखाएगा वो थोड़ा डार्कर कलर रहेगा। अब स्नो है हमारे पास, वेजिटेशन है, ये क्या है हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ है। अगर आप देखोगे कि हमारे पास 0.4 से लेकर 0.7 तक क्या है हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम है। विजुअल स्पेक्ट्रम में आप देखोगे क्लाउड और स्नो जो है वो हमारे पास बहुत मैक्सिमम 90 to 95% हमारे पास क्या रिफ्लेक्टेंस हो रहा है। अब ये दोनों चीज़ें इसीलिए वाइट दिखती हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी जो नेकेड आइज होती हैं वो हमारे पास डिटेक्ट कर सकती हैं या सेंस कर सकते हैं विजुअल रेंज को, और विजुअल रेंज में हम ज़्यादातर देख रहे हैं ये दोनों के द्वारा, स्नो या फिर हमारे पास क्लाउड के द्वारा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हमारे पास वाइट कलर का दिखता है। वैसे जैसे वेजिटेशन है, हमने वेजिटेशन कर्व तो हमने वैसे भी पढ़ा था, ये वाला कर्व तो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है। ये जनरली किसका वेजिटेशन का है, और जिसमें नियर इंफ्रारेड रेंज के केस में हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। और सॉइल हो गया हमारे पास, वाटर हो गया, ये सब हमने क्या स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व वाले चैप्टर में देखा था, अलॉन्ग विद द लोकेशन ऑफ द IRS-P3 ABC सेंसर चैनल्स। तो मेनली यही है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं उसी के बेसिस पे हमारे पास ये रिफ्लेक्टेंस की जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो मिलती है, और उसी बेसिस पे स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कब मिलता है, और उसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, जनरली अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो हमें फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन चाहिए, और फाइनर के लिए नैरोअर रेंज ऑफ वेवलेंथ चाहिए, और नैरोअर रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, सिंपल भाषा में। अब ये देखिए हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व दिखा रखा है, रिफ्लेक्टेंस सिग्नेचर कर्व है ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स भी हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन होता है, जैसे मैं आपको उस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व में बता रखा था, उस इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग जो चैप्टर था, 3rd चैप्टर, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि रॉक का मैंने आपको दिखाया था, मिनरल कंपोजिशन का दिखाया था, और बताया था कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो रिफ्लेक्टेंस होता है या फिर उनका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस रहता है वो जनरली डिपेंड करता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, उसके कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। अब कहने के लिए तो रॉक हमारे पास रॉक होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज रखता है, और डिफरेंट हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व भी बनता है उसका। और ये हमारे पास एग्जांपल है कि लाइमस्टोन का, आर्कोस का, बसाल्ट का। बट आपको ये सारी चीज़ें इतना याद नहीं रखना है, क्यों मेनली मैंने आपको जो उस चैप्टर में पढ़ाया था 4 टाइप के पढ़ाए थे। वाटर का बताया था, वेजिटेशन का बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन का, फिर हमारे पास सॉइल का भी देखा था हमने, और रॉक मास का भी देखा था, और वाटर का भी देखा था। तो ज़्यादातर वाटर का तो क्या ट्रांसमिटेंस हो जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस चैप्टर में बताई हैं। बट इसमें बार बार इसलिए आ रही हैं कि स्पेक्ट्रल जो रिजोल्यूशन होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है, या फिर कह लीजिए कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के बेसिस पे हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व मिलता है, और जितना बढ़िया हम आइडेंटिफाई या फिर बढ़िया स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बना सकते हैं उसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये वाला आपको क्लियर दिखेगा, एक ही जगह का इमेज है हमारे पास। मान लीजिए कोई एरिया हमने कवर किया किसी भी सेंसर से, अब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ रहती है हमारे पास। कह लीजिए आपके अंदर कि हमारे पास ये बैंड्स हैं, स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, ग्रीन बैंड है, मान लीजिए अगर सिर्फ ग्रीन बैंड होता उस सेंसर में तो उस पार्ट ऑफ एरिया का क्या ऐसी इमेज मिलती है, रेड में हमें ऐसी मिली, नियर इंफ्रारेड में ऐसी मिली, और हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फॉल्स
कलर कंपोजिट हुआ, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, फॉल्स कलर कंपोजिट। अब ये FCC क्या है हमारे पास, फॉल्स कलर कंपोजिट का कहने का मतलब है कि जो हमारे पास बैंड्स होते हैं, जैसे आपने कोई भी सैटेलाइट के 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, 1 2 3 4। पहला जो है हमारे पास वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हमारे पास रेड को, तीसरा नियर इंफ्रारेड को, चौथा जो है हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को। अब कहने का मतलब है कि हमने 1 2 3 4 नंबरिंग वही रखी, बट जो हमारे पास स्पेक्ट्रल बैंड था उसको चेंज कर दिया। फर्स्ट में हमारे पास रेड को ले आए, 2 में हमारे पास नियर इंफ्रारेड, 3 में शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, 4 में हम कोई दूसरा हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड ले लिया मान लीजिए, तो वो क्या उसके बेसिस पे फॉल्स कलर कंपोजिट हो गई। तो उस फॉल्स कलर कंपोजिट के बेसिस पे जो उसी एरिया के जो इमेज मिल रही है, ये हम डिफरेंट टाइप्स में शो करते हैं, जिससे कि हमें बेटर उस जगह के बारे में पता चल सके। कि मान लीजिए हमें कोई भी इनएक्सेसिबल एरिया है और उसमें हम जा नहीं सकते, हमने कोई इमेज ली, अब डिपेंड पता नहीं चल रहा है कि ये इमेज कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट मीन्स बेटर हमें रिफ्लेक्टेंस कर्व दे सके, जिससे कि हम उसको क्लियरली विजिबल या फिर क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके बेसिस पे हम क्या फॉल्स कलर कंपोजिट करके देखते हैं कि हो सकता है हमें इस वाले में अच्छा बेटर आउटपुट मिले, इसमें बेटर आउटपुट मिले, तो वो चीज़ हम करते हैं फॉल्स कलर कंपोजिट। बट अभी हमें इतना डीप नहीं जाना है, वो हम अगली यूनिट में देखेंगे, जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे गेट सिलेबस का, तब हम पूरा अच्छे से देखेंगे, वो भी मैं कवर करूँगा। बट अभी कहने का मतलब है कि जैसे ग्रीन बैंड हो गया, रेड बैंड हो गया, सेम एरिया का डिफरेंट इंटेंसिटी मिल रहा है। कहने का मतलब है रेड बैंड हमारे पास ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो रहा है इसके द्वारा, और नियर इंफ्रारेड वहीं हमारे पास ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये डार्कर हो रहा है इसका मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेंस हो रहा है। अब ये एब्जॉर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर है, वाटर का जब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कब देखोगे तो वहाँ पर नियर इंफ्रारेड क्या एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा का पूरा, तो वो ब्लैक कलर का दिखता है। तो सेम सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हम क्या डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ से उस ऑब्जेक्ट या उस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन डिस्क्राइब्स एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू डिफाइन फाइन वेवलेंथ इंटरवल्स। द फाइनर द स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन द नैरोअर द वेवलेंथ रेंजेस फॉर ए पार्टिकुलर चैनल और बैंड। तो जितना कम रेंज रहेगा हमारे पास उतना बेटर है हमारे पास, उतना फाइनर है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। It can also be defined as the number and dimension of specific wavelength intervals in the electromagnetic spectrum to which a remote sensing instrument is sensitive। तो सेम डेफिनेशन है जो भी हमने पढ़ी थी। हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मीन्स द सेंसर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वेरी नैरो बैंड्स ऑफ वेवलेंथ। तो जितना फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहने का मतलब है जैसे फाइन स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वही हाई स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। सेम चीज़ है कि फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या होगा, हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होगा। कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे बैंड्स ऑफ वेवलेंथ रहेंगे जो वो सेंस कर सकता है हमारे पास, और नंबर ऑफ बैंड्स हमारे पास ज़्यादा रहते हैं। स्पेक्ट्रल चैनल्स कंटेनिंग वाइड इंटरवल्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर रेफर टू एज कोर्स स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। अब जितना ज़्यादा हमारे पास इंटरवल रहेगा, मान लीजिए एक हमारे पास बैंड यूज किया गया 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर का, तो वो क्या पूरा विजुअल स्पेक्ट्रम ये कवर कर रहा है। लेकिन वहीं अगर फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन देखेंगे तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रीन हो गया हमारे पास, रेड हो गया और हमारे पास ब्लू वेवलेंथ हो गया। तो कहने का मतलब है जितना ज़्यादा वाइडर इंटरवल रहेगा, वेवलेंथ रेंज रहेगी, उतना ज़्यादा कोर्सर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रहता है। अब जैसे हमारे पास क्या है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, रिकॉर्ड वेवलेंथ एक्सटेंडिंग एंटायर विजिबल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो ब्लैक एंड वाइट मिलता है, पैंक्रोमेटिक इमेज मिलते हैं, उसमें क्या जनरली विजुअल रेंज को यूज करते हैं हमारे पास, पूरे विजुअल पोर्शन को एक ही बार में यूज़ कर लेते हैं। उसी के बेसिस पे, इंटेंसिटी के बेसिस पे हमें ब्लैक एंड वाइट फिल्म मिल जाती है हमारे पास। तो पैंक्रोमेटिक इमेज में बहुत कोर्सर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रहता है। अब हमारे पास क्या है कि कलर फिल्म है जो हाइयर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि अगर हमें डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो सेंसर है वो डिफरेंट रेंज ऑफ कलर या कह लीजिए रेंज ऑफ वेवलेंथ में सेंस कर पा रहा है। इसीलिए हमारे पास ग्रीन कलर जो है ग्रीन दिख रहा है, ब्लू जो है ब्लू दिख रहा है। और अगर पूरा विजुअल स्पेक्ट्रम एक ही साथ सेंस करेगा वो, तो वो क्या इंटेंसिटी के बेसिस पर दे देगा, कुछ डार्कर देगा, कुछ हमारे पास ब्राइटर देगा। तो उससे हमें कलर पता नहीं चल पाएगा, हमें इंटेंसिटी के बेसिस पे इमेज मिलेगी, जैसे कि पैंक्रोमेटिक इमेज मिलती है। बट कलर फिल्म के अंदर क्या होता है, हायर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है,
और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जो हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के लिए चाहिए कि नैरोअर वेवलेंथ रेंज रहती है हमारे पास। एज इट इज़ इंडिविजुअली सेंसिटिव टू द रिफ्लेक्टेड एनर्जी एज ब्लू, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक एंड वाइट जो इमेज मिलती है वो विजुअल पोर्शन क्या है, एक ही रेंज ऑफ वेवलेंथ में कवर कर लेता है, एक ही बैंड में। लेकिन कलर फिल्म के लिए क्या है कि ब्लू अलग रहता है, ग्रीन बैंड अलग रहता है, रेड वेवलेंथ बैंड। RGB भी आपने पढ़ा होगा, RGB, तो ये वही चीज़ है, कलर फिल्म के लिए RGB। और भी बहुत टाइप्स के होते हैं, वो भी हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। CMY के पढ़ा होगा, तो वो सब अभी हम पढ़ेंगे। RGB का मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेड और ग्रीन और ब्लू तीन ही कलर देखेंगे हमें, फिर उनके मिक्सचर से, मतलब कि कुछ पार्ट उसका कुछ पार्ट इसका मिक्स करके क्या है, दो कलर का मिक्स करके तीसरा कलर बनता है। तो उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर भी हम शो करते हैं। तो RGB हो गया, CMY के हो गया, ये सब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। फिर आता है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स एंड एमिसिविटी कर्व, करेक्टरिस्टिक द रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस ऑफ ए फीचर और टारगेट ओवर ए वैरायटी ऑफ वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना रिफ्लेक्टेंस शो हो रहा है उसको हम प्लॉट कर लेते हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब रिफ्लेक्टेंस वर्सेस वेवलेंथ का, वेवलेंथ रेंज रहती है उसका एक कर्व बनता है हमारे पास। डिफरेंट क्लासेज ऑफ फीचर एंड डिटेल्स इन एन इमेज कैन ऑफन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कंपेयरिंग देयर रेस्पॉन्सेज ओवर डिस्टिंक्ट वेवलेंथ रेंज। तो जैसे वेजिटेशन का ही देख लीजिए या फिर वाटर का देख लीजिए। कहने का मतलब सिंपल सी चीज़, बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब वेजिटेशन और वाटर को, बॉडी को हमें आइडेंटिफाई करना है तो नियर इन्फ्रारेड को यूज़ कीजिए। नियर इन्फ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या है हमारे पास, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लैक कलर का दिखेगा वाटर बॉडी। और जो हमारे पास ग्रीन वेवलेंथ, ग्रीन जो पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास नियर इन्फ्रारेड में वेजिटेशन दिखेगा हमारे पास। तो वही कहने का मतलब है कि डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास बेटर आउटपुट और बेटर एनालिसिस मिलता है। इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है कि गेट जो 2023 एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि ABC 3 स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व दिए थे और उसमें बताना था कि कौन सा बेटर, मीन्स MSQ था, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास, और उसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमें बेटर आउटपुट मिल सकता है, हम क्लियरली कौन से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिसका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व में ज़्यादा वेरी हो रहा हो। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, ये वाला एग्जांपल भी अगर देखते हैं हम, तो आपको क्या है, ये जो तीन है हमारे पास कि ग्रीन कलर हो गया, एक ये कलर हो गया और एक ये हो गया। अब इन तीनों कर्व में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि यहाँ पे हमारे पास इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में 1.3 के आसपास जनरली इसका रिफ्लेक्टेंस कम है, ये वाला ज़्यादा है और ये वाला और ज़्यादा है। तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो ये हमारे पास ब्राइटर कलर दिखेगा, ठीक है, और जिसका कम रिफ्लेक्टेंस रहेगा वो डार्कर कलर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा दूर ये कर्व रहेंगे उतना ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ऑब्जेक्ट्स को। तो इसी टाइप से एक हमारे पास डायग्राम दिया था, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कर्व दिया था 3 ऑब्जेक्ट्स का, और उसको आइडेंटिफाई करके बताना था कि कौन सा हमारे पास किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो ज़्यादा क्लोजर रहेंगे वो मीन्स उनके पॉइंट्स, जैसे ये हमारे पास है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में बेसाल्ट और आर्कोस को देखेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम रिफ्लेक्टेंस है जनरली उनका। लेकिन अगर हम इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में 1 माइक्रोमीटर में देखते हैं हमारे पास, तो दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आर्कोस ये है हमारे पास, बेसाल्ट ये है हमारे पास। तो जितना ज़्यादा दूर रहेगा ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्टेंस कर, उतना हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और जितना क्लोजर रहेगा उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको इस बेसिस पे हमें MSQ चूज़ करने थे और उसमें सिंपल से ऑप्शन थे, तो वो आप कर सकते हो अभी, अगर आपने उस टाइम पे गलत कर दिया हो या फिर वो अटैम्प्ट ही ना किया हो। सिंपल सी चीज़ है, एक बार आपको बस समझना है बेसिक आइडिया क्या है, इस कर्व के पीछे कैसे बनता है, क्यों बनता है, और मेन उसका मोटिव पता होना चाहिए कि हम बनाते क्यों हैं। तो एक बार वो पता चल गया तो उसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम ज़रूर कर पाएंगे। तो अभी हम कहाँ थे, हमने ये देखा था कि जो कलर फिल्म होती है वो ब्लू, ग्रीन और रेड वेवलेंथ के सेंसिटिव रहती है इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में। फिर देखते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स।
and emissivity curves characterize the reflectance or emittance of the feature or target over a variety of wavelengths. Different classes of feature and details in an image can often be distinguished by comparing their response over distinct wavelength ranges. तो जैसे स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व से हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में जितना ज़्यादा गैप रहेगा उस रेंज में हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं. जितना ज़्यादा क्लोजर कर्व रहेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उतना डिफ़िकल्ट रहता है हमारे पास उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ब्रॉड क्लासेस सच एज वाटर एंड वेजिटेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सच एज वाटर एंड वेजिटेशन कैन यूजुअली बी सेपरेटेड यूजिंग वेरी ब्रॉड वेवलेंथ रेंजेस. जैसे नियर इंफ्रारेड में हम अच्छे से पूरा ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ पूरे NIR में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि सिमिलर स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व रहता है, तो उसमें क्या सिर्फ कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ में या फिर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो उसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बट वाटर और वेजिटेशन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ में हम यूज़ कर सकते हैं और उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारे पास. अदर मोर स्पेसिफिक क्लासेस सच एज डिफरेंट रॉक टाइप्स मे नॉट बी ईजिली. जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जनरली सेम रिफ्लेक्टेंस कर्व रहता है, may not be easily distinguishable using either of these broad wavelength range and would require comparison at much finer wavelength. तो उसमें क्या वेवलेंथ रेंज क्या है, बहुत छोटी रहती है और हो सकता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करता है. रेंजेस टू सेपरेट दैम या फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. सेंसर्स आर डिजाइन टू रिकॉर्ड ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो जितने भी सेंसर्स रहते हैं उसका कोई ना कोई वेवलेंथ रेंज रहता है जिनको स्पेक्ट्रल बैंड कहते हैं. सेंसर्स विच रिकॉर्ड रेडिएशन ओवर ए वाइड पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इन ए सिंगल वेवबैंड आर कॉल्ड पैंक्रोमैटिक. जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर विजुअल स्पेक्ट्रम को पूरा एक ही बैंड में यूज किया जाता है, कि हमारे पास एक बैंड का जो स्पेक्ट्रल जो वेवलेंथ रेंज अगर रखा जाए 4.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक, तो वो पूरा विजुअल स्पेक्ट्रम एक ही बैंड के अंदर आता है. तो वो क्या जनरली पैंक्रोमेटिक इमेज क्रिएट करता है ब्लैक एंड वाइट में, उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे पास, कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना वाइट कलर मिलता है और जितना एब्जॉर्ब हो जाता है उतनी कम रिफ्लेक्टेंस मिलता है, वो उतना ब्लैक मिलता है हमारे पास. अब ये सारे जो लेवल है ग्रे स्केल लेवल होता है वो हमारे पास अगले रिजोल्यूशन में देखेंगे जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन पढ़ेंगे. अभी कहने का मतलब हम क्या है वेवलेंथ रेंज को पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को पढ़ रहे हैं. तो सिंगल वेव बैंड में अगर इस विजुअल स्पेक्ट्रम को यूज किया जाता है तो वो पैंक्रोमेटिक इमेज क्रिएट करता है, उसको पैंक्रोमेटिक कहते हैं. लेकिन मैनी रिमोट सेंसिंग सेंसर रिकॉर्ड एनर्जी ओवर सेवरल सेपरेट वेवलेंथ रेंज, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं. एट वेरियस स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन सच सेंसर्स आर रेफर टू एज मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स. तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टी स्पेक्ट्रल मतलब कि मल्टी वेवलेंथ रेंज, बहुत सारी वेवलेंथ रेंज में अगर वो सेंसर डिटेक्ट कर पा रहा है, सेंसिटिव है, तो वो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर कहलाते हैं. हैविंग फ्यू वाइड बैंड्स, इंडिविजुअल बैंड्स एंड देयर विड्थ डिटरमाइन द डिग्री टू विच इंडिविजुअल टारगेट वेजिटेशन स्पीसीज क्रॉप और रॉक टाइप्स कैन बी डिटरमाइन ऑन ए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज. तो जो हमारे पास वेवलेंथ रेंज ली जाती है वो जनरली किस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. कहने का मतलब है कि अब इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड है, उसमें भी कई सारे उनको भी पार्टली डिफ्रेंशिएट किया जाता है, नियर इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड. तो वो भी इसलिए कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट प्रॉपर्टी या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज में ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं हमारे पास. अब कहने का मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल तो हो गया, मान लीजिए 4 से 10 या मतलब बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड नहीं यूज किया. अब मान लीजिए 100 या बहुत ज़्यादा वेवलेंथ रेंज यूज़ कर लिए, बहुत नैरोअर वेवलेंथ रेंज ली, तो उनको क्या हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर बोलते हैं. मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल के ऊपर भी हमारे पास हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स आते हैं. डिटेक्ट डजन्स मतलब कि 12 से के ज़्यादा ही मतलब, और हंड्रेड्स ऑफ वेरी नैरो स्पेक्ट्रल बैंड थ्रू आउट द विजिबल नियर इंफ्रारेड मिड इंफ्रारेड पोर्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो सबसे पहले आप समझ लिए कि पैंक्रोमेटिक हो गया, उसके ऊपर हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल हो गया, और उसके ऊपर हमारे पास क्या हाइपर स्पेक्ट्रल हो गया. तो अगर हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर है हमारे पास, तो उसके अंदर है कि बहुत अच्छी क्लियरिटी और ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है और डिफरेंट मतलब कि
उसकी प्रॉपर्टी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाइपर स्पेक्ट्रल के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ वेरी बहुत स्पेक्ट्रल रेंज या वेवलेंथ रेंज रहती है हमारे पास, हंड्रेड्स ऑफ वेरी वेवलेंथ रेंज रहती है। जनरली जो रिमोट सेंसिंग पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो क्या होता है, विजिबल होता है, नियर इंफ्रारेड। इसी के अंदर हमारे पास 100 स्पेक्ट्रल बैंड्स, आप समझ लीजिए कि कितना नैरोअर रेंज लेते हैं हमारे पास हाइपर स्पेक्ट्रल के अंदर, उतना ही बेटर इमेज हमारे पास मिलती है। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग डील्स विद द इमेजिंग एट नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स ओवर ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल रेंज एंड प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल पिक्सल्स इन द सीन। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जितनी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ रहती है उसके बेसिस पे हमारे पास वो क्या करता है, इमेज को क्रिएट करता है, और जो पिक्सल वैल्यू होती है उसी के बेसिस पे मिलती है। और ये कैसे मिलती है वो भी हम देखेंगे रिजोल्यूशन के केस में, कि पिक्सल वैल्यूज़ भी होती है हमारे पास, हर एक वैल्यू का डिजिटल नंबर होता है, कहने का मतलब है। तो वो जब हम रास्टर इमेज पढ़ते हैं उसमें देखा था हमने कि पिक्सल का हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैरी करके चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास उस हाइपर स्पेक्ट्रल जो रिमोट सेंसिंग होती है वो हमारे पास बहुत छोटे छोटे स्पेक्ट्रल बैंड्स को क्योंकि उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, उसी के बेसिस पे जो इमेज क्रिएट होती है उसी के बेसिस पे हमारे पास पिक्सल्स के जो भी पिक्सल्स होते हैं उनकी वैल्यू जनरेट होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है। हैंस हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा इज यूज टू डिटेक्ट द सबल चेंजेस इन वेजिटेशन, सॉइल, वाटर एंड मिनरल रिफ्लेक्टेंस। तो इसीलिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज को जनरली उसी डेटा को यूज़ किया जाता है कि वेजिटेशन, सॉइल और इनको मॉनिटरिंग करने के लिए, कहने का मतलब इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। वेजिटेशन कह लीजिए कि अगर वेजिटेशन आज इतनी थी, 1 महीने बाद कितनी है, कितना ग्रोथ हुआ, उसको मॉनिटर करने के लिए। सॉइल कितनी चेंज हुई, वाटर का क्या पोर्शन, कितना पोर्शन है, फ्लड वगैरह आता है तो भी हम हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा से पूरा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्या हमारे पास हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा जो होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रहता है और बहुत हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रहता है हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा में। तो वही कहने का मतलब था। अब हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा से स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको मेनली समझना है कि ये चीज़ हम करते क्यों हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, उसका पर्पज़ क्या है और कैसे बनाते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब तो इससे रिलेटेड आपको गेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी आप देखोगे, वो वाला जो मैं डिस्कस कर रहा था लेक्चर के बीच में, वो भी आप इजीली से सॉल्व कर लोगे। तो इसके बाद अब 2 रिजोल्यूशन बचते हैं। एक तो हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन और फोर्थ है हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट जो है वो रेडियोमेट्रिक है एज कम्पेयर टू टेम्पोरल रिजोल्यूशन, बट मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास एक स्पेशल रिजोल्यूशन और एक दूसरा था हमारे पास रेडियोमेट्रिक स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो इसलिए मैंने उनको अच्छे से पूरा ब्रीफ किया है और अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर ये जो है हमारे पास 2 टाइप के रेजोल्यूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर क्विज और जो स्पेशल रिजोल्यूशन का जो मैं आपको बोल रहा था न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।